नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। और बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता दें, जहां वैष्णो देवी धाम में मची भगदड़। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां वैष्णो देवी धाम में मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जम्मू से बता रहे हैं, जहां वैष्णो देवी धाम में भगदड़ मची है और करीब 6 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। 15 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई है और आपको बता दें कि राहत बचाव कार्य इस वक्त जारी है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 के एडिटर जम्मू कश्मीर से मनोज कौल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? वैष्णो देवी धाम में भगदड़ मची है, 6 लोगों की मौत की खबर है, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? देखिए, ये जो भगदड़ मची है कल रात 1 बजे के करीब जो है ये भगदड़ मची है और जिसमें कई लोग घायल हुए थे और उसी वक्त राहत कार्य शुरू किया गया और नारायण हॉस्पिटल और कटरा का जो हॉस्पिटल है वहाँ इंजर्ड को ले जाया गया। और हम जो हॉस्पिटल जो सोर्सेज बता रहे हैं उनका ये कहना है कि 6 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है, जबकि 15 से 20 लोग घायल हैं और उनका उपचार चल रहा है। कई लोगों की कंडीशन जो है सीरियस बताई जा रही है। वो साथ ही वो जो जिस इलाके में ये भगदड़ मची थी उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि ये पहाड़ी पे वाक़ा है यह स्थापन और वहाँ ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि कुछ लोग पहाड़ी से लुढ़क गए हों। लेकिन अभी वहाँ जो पुलिस और बाकी जो प्रशासन है लगातार उस पर निगाह बनाए हुए हैं और जितने भी लोग वहाँ यात्री गए थे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए उनको सुरक्षित रखा गया है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। और ये कोशिश ये की जा रही है कि अगर कोई और शव वहाँ हो या कोई इंजर्ड हो जो पहाड़ी से लुढ़क गया हो तो उसको जल्दी से बचा के वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाए। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरी ये कोशिश कर रही है कि वहाँ राहत और बचाव कार्य जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए और जितने भी इंजर्ड यात्री हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुँचाए। जी मनोज, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी, लेकिन अब तक आंकड़ा क्या है? कितने लोगों की मौत हुई है और कितने घायल बताए जा रहे हैं? कृपया लाइन पर बने रहिए। The person has put your call on hold. तो देखिए ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको जम्मू कश्मीर से दिखा रहे हैं, जहां भगदड़ मची है और 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं और अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 6 लोगों की मौत की खबर है। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको जम्मू कश्मीर, जो इस भगदड़ में 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर जम्मू से, जहां वैष्णो देवी धाम में भगदड़ मची है और ये आंकड़ा 6 से बढ़कर 12 हो चुका है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर के जो एडिटर है वो लगातार जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको जम्मू से बता रहे हैं, जहां वैष्णो देवी धाम में भगदड़ मची है और अब जो मौत का आंकड़ा है वो 12 हो चुका है और 15 से अधिक लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। कई लोगों को गंभीर चोट आई है और राहत बचाव कार्य लगातार इस पर जारी है। तो देखिए इस भगदड़ में 12 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है जम्मू से। ये बड़ी खबर जहां वैष्णो देवी धाम में भगदड़ मची है। सर स्टैम्पेड ही हुआ है सर। स्टैम्पेड इसलिए हुआ क्योंकि लोग इतने ज़्यादा थे, रास्ता था नहीं। हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊँ। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा था मैं पहले निकल जाऊँ और जिसने दर्शन नहीं किया तो सोचा मैं पहले जाके दर्शन कर लूँ। तो क्या आप दर्शन कर पाए? नहीं कर पाए सर, हम नहीं कर पाए, बहुत रश था, नहीं कर पाए। श्राइन बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ नहीं रखा गया कि यात्रा की लिमिट हो या रश सर बढ़ रहा है? मेरे ख्याल से वो नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है मेरे ख्याल से। या तो वो उसको ज्यूम नहीं कर पाए या तो लोग वहाँ जाके स्टे कर लिया लोगों ने। नॉर्मल ये हो सकता है कि श्राइन बोर्ड ने जो भी लोगों को छोड़ा यहाँ से वो एज्यूम करके छोड़ा कि भाई आप वहाँ पे दर्शन करेंगे वापस आ जाएंगे। बट ये हो सकता है लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए। चले बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार की राजधानी पटना में नए साल का जबरदस्त जश्न दिखा, लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। पटना के होटलों और क्लबों में खास तैयारी की गई थी। कलाकारों ने अपने संगीत और डांस से लोगों का मन मोह लिया। वहीं संगीत की धुन पर लोग भी जश्न में डूबे दिखे।
नए साल का शानदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आवश्यक सूचना, एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी इसी रफ्तार से मामले बढ़े थे। ऐसे में हम सभी को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बढ़े। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाएं। हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। याद रखें, जब हम मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना हारेगा। और लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और बिहार का आपको कोरोना अपडेट बता दें, 31 दिसंबर को 158 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं बिहार में और पटना में सबसे ज्यादा संक्रमितों की पुष्टि हुई है। 105 केस पटना में मिले हैं और पटना में एक्टिव केस की जो संख्या है वो 266 पहुंच गई है और बिहार में कोरोना के एक्टिव केसेस 488 हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण के साथ संसाधनों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि बिहार में जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू होगी और पटना में IGIMS में बहुत जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू होगी। बैठक में ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों की समीक्षा की गई। साथ ही कोरोना मरीजों को घर पर ही दवा की सुविधा भी दी जाएगी और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और डाक विभाग के बीच करार हुआ है। मंगल पांडे ने यह भी बताया कि बिहार में कोरोना टीका के 10 करोड़ डोज जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक बिंदु का बहुत विश्लेषण के साथ समीक्षा किया और पूरी तैयारी की जायजा ली है। हम लोगों ने जो अलग अलग प्रकार के विभिन्न अस्पताल बनाए हैं, कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, उन सारे चीज़ों की, ऑक्सीजन की जो तैयारी की गई है उसके बारे में, और जो मरीज घर पर रहेंगे उनको दवाइयाँ जो हम लोगों ने पिछली बार भी उपलब्ध कराई थी उसकी क्या तैयारी है। तो इन सारे विषयों पे एक एक बिंदु पे मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है और आगे भी पूरे अलर्ट में रहने का निर्देश दिया। जीनोम सीक्वेंसिंग कब से शुरू करा रहे हैं बिहार में? जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भी IGIMS के अंदर स्थापित हो गया है। उसके रिएजेंट की कमी थी, वो रिएजेंट भी अब आ गया है, बहुत शीघ्र ही वो भी होगा। आज 2022 का पहला दिन है। पूरी दुनिया नए साल का स्वागत कर रही है, लेकिन इन सबके बीच कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, जिससे बचना बेहद जरूरी है। नए साल का जश्न आप जरूर मनाइए, लेकिन जान बचाकर। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि नए साल से ठीक पहले बिहार में ओमिक्रॉन ने भी एंट्री मार दी है। न्यू ईयर की मस्ती है, डांस है, धमाल है। नए साल पर जश्न जरूर मनाएं, लेकिन जान बचा के। क्योंकि कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। बिहार में 1.5 गुना की रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है। बिहार में ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है, लिहाजा तीसरी आहट साफ साफ सुनाई देने लगी है। और बाकी लोगों को अलर्ट करने के लिए और सब तरह की तैयारी तो देख ही रहे हैं ना। फिर ये तीसरा दौर शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। हम लोगों के यहाँ बिहार में कितना कम गया था, इतना कम। आज से समझिए कि 10 दिन पहले तक भी 50 के नीचे ही था। अब देख रहे हैं कि रोज कहीं ना कहीं, और खास करके सबसे ज़्यादा तो अपना यहाँ पर पटना में और गया में, तो 2 जगह। बाकी सब जगह लोग कॉन्शियस एक एक चीज़ को देख रहे हैं कि कुछ न कुछ तो बाहर से आता है ना, और वही उसी के साथ कोई संपर्क में आया, कुछ हो रहा है, तब लोगों को फिर अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। बिहार देश का 23वां राज्य बन गया है, जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एंट्री मारी है। संक्रमण की रफ्तार यही रही तो चिंता बढ़ सकती है, लिहाजा टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर नीतीश कुमार का पूरा फोकस है। यहाँ पर डायरेक्ट रिपोर्ट अभी नहीं आती, इसके लिए दिल्ली भेजा जाता है और वहाँ से जांच होता है, उसके बाद रिपोर्ट आती है। तो अभी एक आया है,
तो वैसे तो शुरुआत हो ही गई है। कोरोना को लेकर बिहार पूरी तरह से तैयार है। बेड और दवा के साथ ऑक्सीजन की तैयारी भी पूरी है। बावजूद इसके संक्रमण को हल्के में न लें और कोरोना गाइडलाइन का पूरी सख्ती से पालन करें। नए साल का जश्न जरूर मनाएं, लेकिन जान बचा के। पटना से न्यूज़ 18 के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 की अपील। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। पिछले कुछ दिनों में बिहार, झारखंड सहित पूरे देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने और सतर्क रहने की। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि कोरोना के खतरे को देखते हुए जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। अगर आपने सेकेंड डोज नहीं लिया है तो उसे जल्द लें। मास्क पहने और सामाजिक दूरी के पालन की आदत बनाए रखें। साथ ही भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से फिलहाल परहेज करें। हाथ धोना, सैनिटाइजेशन, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही सतर्क रहें। और अगर सर्दी, खांसी या बुखार के लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टरी परामर्श लें। नए साल से एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक की है और मुख्यमंत्री नीतीश के घोषणा पत्र के अनुसार उनके पास 29,385 रुपए कैश है। वहीं उनके बैंक अकाउंट में भी अधिक राशि नहीं है। पटना के बोरिंग रोड पीएनबी में 21,597 रुपए, एसबीआई पार्लियामेंट्री हाउस दिल्ली में 3,157 रुपए, जबकि एसबीआई पटना सेक्रेटेरिएट में 18,000 रुपए जमा है। सीएम के पास किसी तरह का कोई डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट नहीं है। सीएम के बेटे निशांत के पास 16,949 रुपए कैश है, जबकि निशांत के पटना के एसके पूरे एसबीआई बैंक में 99,06,952 रुपए जमा है, जबकि पीपीएफ एसबीआई में 28,71,393 रुपए हैं। निशांत के नाम पर 25,52,000 रुपए इन्वेस्टमेंट भी है। कार की बात करें तो मुख्यमंत्री के पास फोर्ड इकोस्पोर्ट जो साथ ही वहीं बेटे निशांत के पास फोर्ड इकोस्पोर्ट और हुंडई ग्रैंड कार हैं और सीएम नीतीश के नाम पर एक धुर भी कृषि योग्य जमीन नहीं है। हालांकि उनके पास 13 गाय है और इसके अलावा सीएम के पास एयर कूलर, लैपटॉप और ट्रेडमिल मशीन है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास कुल चल संपत्ति जो है वो है 16,51,626 की, तो बेटे निशांत के पास कुल 1,63,79,422 रुपए चल संपत्ति है। वहीं सीएम के पास 58,85,000 रुपए की अचल संपत्ति है। वहीं बेटे निशांत के पास 1,98,59,614 रुपए की अचल संपत्ति है। और देखिए पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पुलिस चौकी पर शराब तस्करों का पथराव और कदम कुआं की पुलिस चौकी पर यह पथराव हुआ है। तो ये बड़ी खबर पटना से, जहां पुलिस चौकी पर शराब तस्करों ने पथराव किया है। कदम कुआं की पुलिस चौकी पर यह पथराव किया गया है। तस्करों की तरफ से उत्पाद विभाग की टीम के साथ छापेमारी कर रही थी पुलिस। उस दौरान जो है ये पथराव किया गया। उत्पाद विभाग की टीम के लौटने के बाद चौकी पर पथराव किया गया है। और इधर दानापुर के नेउरा थाना क्षेत्र के संतोषी ज्वेलर्स में बीती रात चोरी हो गई है और चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज में 6 की संख्या में चोर दिखाई दे रहे हैं और पहले दबे पांव 2 लोग पहुंचे और इधर उधर देखने के बाद कुछ और लोग वहां पहुंचे और दुकान का शटर तोड़कर लगभग 15 लाख के गहने और 70,000 कैश लेकर फरार हो गए हैं। और देखिए ये चोरी की वारदात को किस तरह से अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने, सारी जो तस्वीरें थे वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इस फुटेज के आधार पर फिलहाल छानबीन जारी है। तो दानापुर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। चोरी हो गया है, सब पूंजी मेरा लेने चल गया, सब मेहनत का पूंजी किया हुआ था, सब चोरी हो गया सर। क्या क्या चोरी हुई है? सोना था 200 ग्राम और चांदी था, वही 8-10 किलो चांदी था सब। नवादा के गंगोली गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत हो गई और मारपीट में 1 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया है। दरअसल गणेश चौहान और ब्रह्मदेव शर्मा के बीच जमीन विवाद चल रहा था और एक पक्ष अपनी जमीन की नापी करा रहा था,
जिसके दूसरे पक्ष ने विरोध किया और जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जैसी नापी पर कल भी गए तो इसी नापी तो कल मार के रगेत के रोड तक भगा दिया। रड वगैरह कटा हुआ तो 5-6 लड़का सब मंगा लेता था, वो मारने लगा। उसके बाद आज क्या हुआ कि गेंद नापी करने के लिए उसके पहले रड वगैरह दुनियादारी निकाल के पीटने लगा हम लोग के। बोला कि तुम लोग पीटेंगे तब कुछ चांस होगा, उसके बाद कोई चांस नहीं। और कटिहार में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद जिला परिषद सदस्य रश्मि सिंह, उनके पति सुमित सिंह सहित 25 समर्थकों पर मामला दर्ज हुआ है। दरअसल गुरुवार को जिला परिषद सदस्य रश्मि सिंह की जीत की खुशी में उनके समर्थकों ने कोलासी बाजार में जमकर हवाई फायरिंग की थी, जिस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कार्रवाई हुई। कोढ़ा थाना प्रभारी को मामले की जांच का जिम्मा सौंप दिया गया है। किसी की जान भी जा सकती थी और माहौल भी तनाव हो गया था। इस संबंध में एफआईआर किया गया जो कोढ़ा थाना में 599-21 और उसके अनुसंधान स्वयं थानाध्यक्ष कर रहे हैं और इसमें जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई। आमिर सुबहानी ने बिहार के मुख्य सचिव का पदभार संभाल लिया। उन्होंने त्रिपुरारी शरण से चार्ज लिया और आमिर सुबहानी ने कहा कि बिहार हमेशा चुनौतियों के साथ बढ़ता रहा है और राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करना उनका लक्ष्य होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो लक्ष्य रखे गए हैं उनकी सरकार के लिए, उनको उनके दिशा निर्देश में सभी विभाग, कितनी गवर्नमेंट का जो मशीनरी है उसके जरिए पूरा करवाना है, यही नया लक्ष्य है। जेपी रेल सेतु पर रेल ट्रैक दोहरीकरण का काम पूरा हो चुका और जल्द ही नए साल में डबल रेल लाइन पर ट्रेन चलने लगेगी। नए साल में पूर्व मध्य रेलवे बिहार वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहा है और वो है जेपी पुल पर बनने वाली डबल रेल लाइन। जेपी सेतु पर दोहरीकरण का कार्य लगभग पूर्ण है। 15 जनवरी के आसपास हम लोग इसमें मुख्य संरक्षा आयुक्त हैं उनका निरीक्षण करेंगे और उनके निरीक्षण के उपरांत जैसे ही अनुमति मिलेगी इस ब्रिज पर रेल परिचालन बहाल हो जाएगा। ये रेल लाइन कई मायनों में दूसरी लाइनों से अलग है। इस डबल रेल लाइन की खासियत भी जान लीजिए। ये ट्विंस लाइन जो है और इस पे दोनों तरफ से जो है ट्रेनों का अमूमन देखा जाता है कि जब दोहरीकरण होती है रेल लाइन की तो वहाँ पे 2 साइडेड जो ट्रेन जो है अप एंड डाउन में चलती है, लेकिन इस ब्रिज पे जो दोहरीकरण किया गया है इसकी खासियत है कि इस पे दोनों ही तरफ से जो है ट्रेनें जा सकती है। पाटलिपुत्र से 2 ट्रेनें एक साथ पहलाजा घाट जा सकती है और पहलाजा घाट से एक साथ अगर जरूरत पड़े तो 2 ट्रेन जो है वो पाटलिपुत्र स्टेशन जा सकती है। तो ये एक नई व्यवस्था जो है वो पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से बिहार में पहली बार इस जेपी सेतु जो दोहरीकरण रेल लाइन पे हुआ है यहाँ पे किया गया है। पटना से उत्तर बिहार को जोड़ने वाला ये पहला ट्विन सिंगल रेल लाइन है जिस पर एक साथ 2 गाड़ियां दौड़ सकती हैं। इसके दोहरीकरण और विद्युतीकरण की स्वीकृति 2016-17 में मिली थी। पुल के उत्तरी छोर पर पहलेजा घाट स्टेशन और दक्षिणी छोर पर पाटलिपुत्र स्टेशन है। ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाने के बाद पटना के आसपास उत्तरी बिहार के शहरों जैसे सोनपुर, हाजीपुर, छपरा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और बेतिया के यात्रियों के लिए आने जाने में सहूलियत होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक